नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और आज चर्चा उस सीट की जहां सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की नई दिशा तय होने वाली है। बात हो रही है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। बांकीपुर में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन और पुराना राजनीतिक आधार, तो दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर की जनसुराज की नई राजनीति का दावा, और तीसरी ओर है आरजेडी की सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश। अब बीजेपी के लिए बांकीपुर सिर्फ एक सीट नहीं, प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पार्टी लंबे समय से क्षेत्र में मजबूत रही है, लेकिन अब उम्मीदवार बदलाव के बाद विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उम्मीदवार बदलना पड़ा। क्या ये रणनीति थी या अंदरूनी चुनौती? तो वहीं दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर और जनसुराज, जो रोजगार, शिक्षा और नई राजनीति के मुद्दे के साथ जनता के बीच है। लेकिन चुनौती है कि क्या उनका समर्थन वोट में बदल पाएगा। और वहीं अब आरजेडी महंगाई, रोजगार और जनता के मुद्दों को लेकर मुकाबले में है और विपक्षी वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो बांकीपुर का रन है इस बार, ये उतना आसान नहीं है जितना आसान इसे समझा जा रहा था। इस त्रिकोणीय मुकाबले में अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बांकीपुर में बीजेपी का किला ढहेगा? क्या प्रशांत किशोर की एंट्री से अब बिहार की राजनीति में बदलाव आएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बांकीपुर की जनता अब जाति और परंपरा से ऊपर उठकर मुद्दों पर वोट करेगी? आज इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए सीधे आपको हमारे मेहमानों के पास लिए चलती हूं। तो आपको बताते चले, हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सुनील सेवक जी भाजपा से प्रवक्ता मौजूद है, हमारे साथ सोनाली आनंद जी जनसुराज से प्रवक्ता, और मनु जी हमारे साथ जेडीयू से नेता मौजूद है। आप तीनों का ही सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सुनील सेवक जी आपके साथ करना चाहूंगी, चूंकि फिलहाल जो सबसे बड़ा विषय ये बना हुआ है, बांकीपुर में उपचुनाव तो हो रहे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि इस विधानसभा सीट से आपने अपने प्रत्याशी को बदल दिया आनन फानन में। अब इसके ऊपर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ही बताइए, जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उस प्रत्याशी पर आपको भरोसा नहीं था या विपक्षी दल जो आरोप लगा रही है वो सही है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव में कई ऐसे मौके आए हैं जब उम्मीदवार किसी कारणवश अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हैं। आपने देखा होगा कि बंटी जी जो उम्मीदवार बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पारिवारिक समस्याओं को बताते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। पारिवारिक समस्याएं कुछ भी हो सकती हैं, ये उनका अपना निजी मामला है, लेकिन जहां तक आप प्रत्याशी के बदलने की बात है, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा कई बार हुआ है और उसी प्रक्रिया के तहत ये भी कार्य हुए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल सुनील सेवक जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, पहले प्रत्याशी थे, आपने कहा कि बंटी जी एक अच्छे प्रत्याशी थे, लेकिन अब जो ये भी कह रहे हैं विपक्ष, ये आप भ्रष्टाचार के आरोप जो है राजद पर लगाते आ रहे थे, चारा घोटाला मामला, उनके पिता के भी सम्मिलित होने की बात है कि कहीं यही डर तो नहीं सता रहा था भाजपा को? देखिए, मनुष्य के जीवन में कई तरह की घटनाएं घटती हैं, इसलिए उन घटनाओं के कारण कोई किसी तरह का कोई निर्णय लिया हो ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन कैंडिडेट जब स्वतः अपनी परेशानी को मीडिया के सामने रखकर अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है, तो उसका अपना निर्णय है। इसलिए उसमें ऐसी और कोई बात नहीं है जिसको कोई तवज्जो दिया जाए या उसका किसी का उल्लेख किया जाए। बिल्कुल, सोनाली आनंद जी के पास भी चल लेती हूँ, क्योंकि विपक्ष के जो आरोप है अब उनसे भी ये जानना जरूरी है, कितना सहमत आप है इस बात से सुनील सेवक जी के इस बयान से? सोनाली जी। जी सोनाली जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी?
चलिए, सोनाली आनंद जी से संपर्क टूट गया, दोबारा उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मनोज जी के पास चल लेती हूँ। चूंकि मनोज जी, अब ये जिस तरह से पहले एक कैंडिडेट को सामने लाया गया, एक प्रत्याशी को जनता के सामने अपने प्रत्याशी के तौर पर भाजपा के द्वारा, आपके गठबंधन में है उनके द्वारा एक प्रत्याशी रखा गया, और अब जो है कई आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, मनोज जी को भी आवाज नहीं मिल रही है। सुनील सेवक जी के पास दोबारा चलूंगी। अब सुनील सेवक जी, आपके नए कैंडिडेट नीरज सिन्हा, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। जिस तरह से उनके बायोडेटा सामने आपने लाए, उसमें उनकी जन्मतिथि जो है 1974 दिख रही है, और उसके बाद 2006 में वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं कार्यकर्ता के तौर पर। उस वक्त तो उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष होती है, लेकिन आपके संविधान के हिसाब से तो 18 वर्ष में पार्टी कार्यकर्ता बन सकते हैं। इस पर क्या कुछ सफाई देना चाहेंगे आप, चूंकि अब इस पर भी सवाल काफी खड़े हो रहे हैं? देखिए, वही मैंने कहा कि जैसे अभी आपसे टंग ऑफ स्लिप हो गया कि 1974, उसके बाद 1994 लिखा गया। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो यही मिस प्रिंटिंग वहां भी है। जिस तरह से टंग ऑफ स्लिप आपसे हुआ, उसी तरह वो मिस प्रिंटिंग टाइप करने में हो गई। क्योंकि कोई भी पार्टी की जब सदस्यता लेगा तो स्वाभाविक है पार्टी सदस्य लेने से उसका उम्र लिखा जाता है, तो कोई 12 बरस में कहां से कोई ले लेगा। इसीलिए वैसी कोई बात नहीं है, वो मिस प्रिंटिंग था, है ना। वो जो रियल उम्र होता है पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का, उस उम्र में ही उन्होंने सदस्यता ली थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। कर्मठता इस संदर्भ में, क्योंकि जिस मंडल के वो अध्यक्ष हैं, वो मंडल का नाम उनके चाचा जी के नाम पर रखा गया है। वो संघ के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। यानी ये परिवार काफी पुराने तौर पे पार्टी से जुड़े हुए परिवार का सदस्य है। यानी इसके अंदर पार्टी के प्रति पूरा सम्मान, पूरी जानकारी और हर चीज, पार्टी के हर चीजों से वाकिफ व्यक्ति। और जैसा कि हमारी पार्टी कहती है कि हम लोगों का बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता इतना शभ्रांत, शालीन, मेहनती, है ना, होता, ईमानदार होता है। सुनील सेवक जी, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, इस पर यह भी तो सवाल है, अगर इतने ही संपूर्ण व्यक्ति थे, हर तरह से वो इतने ही ज्यादा सही थे, तो सबसे पहले ही उन्हें क्यों नहीं प्रत्याशी के तौर पर आपने सामने लाया? मैंने इसीलिए कहा कि हम लोगों के यहाँ प्रत्याशी की कमी तो नहीं है। हम लोग कोई व्यक्ति के आधार पे, परिवार के आधार पे, किसी अन्य आधार पे कैंडिडेट नहीं चुनते हैं। मेरे यहां कैंडिडेट का चुनाव इतने पारखी तरीके से होता है या इतने पारदर्शी तरीके से होता है कि अगर एक किसी कारणवश वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले, तो मेरे पास हर स्तर के कार्यकर्ता है। चलिए ठीक है, इस पर मैं दोबारा आपसे आगे बात करूंगी। अब एक बार हमारे और भी मेहमानों के पास चल लेती हूँ। सोनाली आनंद जी, अभी आपको आवाज ठीक से मिल रही है मेरी? जी सोनाली जी, आपने सुना सुनील सेवक जी को, और जो कि आपके आरोप है, अलग अलग विपक्षी दलों के आरोप ये लग रहे थे कि पहले दूसरे प्रत्याशी को उतारे गए और उसके बाद दूसरा प्रत्याशी ले आना। इन दोनों ही बातों की सफाई सुनील सेवक जी ने अपनी रखी है, और जो बातें वो कह रहे हैं, इससे कितने सहमत है आप? देखिए, मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन जितनी आधी बात सुनी उसमें ये जिक्र कर रहे थे कि मिस प्रिंटिंग है, उनका डेट ऑफ बर्थ 94 नहीं होता, 74 है, जो कि आप करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं तो सीधी सी बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो भी बातें बोली जाए, लेकिन ऐसे ऑन रिकॉर्ड उनके वीडियो अवेलेबल हैं नीरज सिन्हा के, जो उसमें कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने 10वीं के बाद पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके साथ साथ मैं काम करता रहा हूँ पार्टी के साथ।
तो 10वीं की परीक्षा कोई भी विद्यार्थी कितने उम्र में देता है हम आप जानते हैं। 16 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र में हम 10वीं परीक्षा पास करते हैं। तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे ये कहा है। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं तो ये जाहिर से सवाल उठेंगे ही, और आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जो स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे कि आई एम सॉरी, आवाज थोड़ी बहुत इको कर रही है जी। पीसीआर चेक करेंगे, कहेंगे सोनाली जी। जी, मैं ये कह रही थी कि जो भी बातें उठ रही हैं ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या बल बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, जब हम एक अच्छे लीडर की बात करते हैं, तो वहां पे हमको क्राइसिस नजर आता है। क्योंकि जिस विधानसभा को अपना गढ़ मानते हैं, प्रतिष्ठा की सीट मानते हैं, वहां पे एक कार्यकर्ता जो फर्स्ट टाइम में ये देते हैं, उसका साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ गई, जो कि अब सामने निकल के आ रहा है और लोग उससे सहमत भी हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो कार्यकर्ता आपके सामने आता है, तो उसने कभी भी एक एक्सपीरियंस लेके पार्टी के तौर पे पार्टी के लिए काम नहीं किया। एक पॉलिटिकल जो स्ट्रगल होता है इंसान का, उसने वो नहीं झेला। और तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग पे भी सवाल उठती है कि उसने अभी तक पॉलिटिकल जो नॉलेज होती है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होता है, वो कहाँ पीछे रह गया है। और एट द सेम टाइम जब आप एक विधानसभा लड़ते हैं, तो ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जनता से को समझेंगे, जनता की परेशानी को समझेंगे और जनता से कनेक्ट बना पाएंगे। नहीं, लेकिन सोनाली जी थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। आप जो एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, जरूरी तो नहीं कि जिनके पास एक्सपीरियंस हो सिर्फ वही चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो ऐसे कई नेता, आपकी पार्टी में भी कई नेता है जिनके पास सालों साल के एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक कोई सीट पर जीत नहीं पाए हैं। नहीं, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब बात होती है, वो अपने आप को बहुत बड़ा संगठन कहते हैं और कहते हैं कि हमारे कर्ता दिन रात काम करते हैं। जिस ढंग से यहाँ पे इस कैंडिडेट को प्रमोट किया जा रहा है, मुझे लगता है, और ये बात सामने आ भी रही है, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही दो खेमे में बढ़ गए हैं। कुछ की मजबूरी है उन्हें सपोर्ट करना, और कुछ की जो मजबूरी अपनी नहीं समझते, उस बात का क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कई एलिजिबल लोग थे, कई आप जिन्हें आप मौका दे सकते थे, और जिस ढंग से जो व्यक्ति एक जनता सही ढंग से अपील नहीं कर पा रहा है, आप उसे एक सीट दे रहे हैं जो जनता को लीड करे। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीजें ना विरोधाभासी दिखती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी पार्टी है, इनके पास अच्छे लीडरशिप पूरे कार्यकर्ता। तो आपको फिलहाल क्या लग रहा है कि फिलहाल जो प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने खड़ा किया है, जिन्हें वो आपको लग रहे हैं कि वो कमजोर है किसी तरीके से? बिल्कुल, जिस ढंग से वो जनता को फेस नहीं कर पा रहे, प्रश्नों को फेस नहीं कर पा रहे, वो कहीं से भी लोगों में उम्मीद नहीं जगा पा रहे कि उनके समस्याओं को मुझे बात समझ नहीं आ रही है सोनाली आनंद जी। फिर तो ये आपके लिए अच्छी बात होनी चाहिए ना, आपकी पार्टी के लिए। अगर आपको लग रहा है कि वो इतने कमजोर है, तो फिर तो आपकी जीत पक्की है, फिर आपको क्यों परेशानी हो रही है? हम तो कह रहे हैं कि हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी और जनता हमारे साथ है। लेकिन बात यहाँ पे ये उठती, जिस बात पे बीजेपी अपने आप को बहुत बड़ी संगठन बताती है, मैं उनकी एक पिक्चर जो इनके सामने अब जनता से हाईलाइट करना चाहती हूँ कि भले ही संख्या बल में इनका बेस बहुत बड़ा हो, लेकिन क्राइसिस इनके पास अच्छे लीडर्स की है। क्योंकि एक हॉट सीट पे, जो एक बहुत जिसे अपना गढ़ कहती है, उस पे ये स्ट्रॉन्ग नेता देने में सक्सेसफुल नहीं रहे। ठीक है, मनोज जी के पास भी चल लेती हूँ। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, चूंकि जिस तरह से हमने पहले सुनील सेवक जी को सुना, और ये बात जो है सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे कि दो प्रत्याशी क्यों, पहले प्रत्याशी को खड़े करते हैं, नामांकन करते हैं, वापस लेते हैं नाम, उसके बाद अब जो है सोनाली आनंद जी कह रही है कि वो कैंडिडेट कमजोर है और बिल्कुल चयन सही तौर पर नहीं हो पाया। चूंकि आप गठबंधन दल के नेता है, अब जो भाजपा पे एक अंदरूनी कलह के भी आरोप लग रहे हैं, ये सबसे कितने सहमत है आप? देखिए, कौन क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इस पर एनडीए के दल जो होते हैं ना, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। एनडीए के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी नजर अर्जुन के समान मछली की आंख पर है। बाकी कोई मुगलते में जी रहे हैं तो जीने दीजिए, अच्छी बात है। उनके नजर में है कि बहुत खराब कार्यकर्ता है, बहुत खराब उम्मीदवार है, बेकार उम्मीदवार है, तो ये इनके लिए सरप्लस पॉइंट है। ये अपना देखेंगे। अगर उनके नजर में ये खराब है तो हम इसी खराब को लेकर चलेंगे ना। अब तो हम उसको बदल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए जैसा भी है वो बांकीपुर के जनता के लिए है,
न कि किसी पार्टी के नेता के लिए है। अगर खराब होंगे, नहीं ठीक होगा, हमारा काम नहीं होगा, तो हमको बांकीपुर की जनता हरा देगी। हम तो कोई घोषणा करके नहीं आते हैं ना। आज बांकीपुर की जनता ये तो सब बता रही है कि इस तरह है, उस तरह है। के प्रशांत किशोर जी घोषणा किए थे कि जदयू को 25 सीट आ जाएगी तो हम इस्तीफा दे देंगे। दे दिए क्या इस्तीफा? ये भी तो बांकीपुर की जनता पूछ रही है ना कि किस बात के घोषणा किए थे। और अभी अगर इनको लग रहा है तो हम चुनौती देते हैं। छोड़िए, प्रशांत किशोर जी तो अपने बात पर खड़ा ही नहीं रह सकते हैं। ये तो पूरे बिहार नहीं, देश की जनता ने देख लिया। हम सोनाली जी को कहते हैं कि वही घोषणा कर दें कि अगर जब स्वराज नहीं जीतेगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। चलिए सोनाली जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रही है। आपने जो चुनौती दिया है, अब उनकी भी जवाब थोड़ी सुन ले। देखिए, सबसे पहली बात तो बिहार की जनता को ये भी याद होगा कि प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे, जो कि सच साबित हो गया। तो आप इस पर भी चर्चा करें ना। आप उस 25 सीट वाला बात कीजिए ना, साबित क्या हो गया? वो तो बोले थे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, जो कि नहीं रहे। और चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। अभी मुख्यमंत्री कौन है बिहार का, ये आप जानते हो कि बेहतर। खैर, ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रही कि जब भी इनको अगर कड़ा चैलेंज मिलता है या फिर इनके सामने कोई खड़ा पार्टी मजबूती से खड़ी है, तो ये बार बार इस प्रश्न को उठाते हैं कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हें कंपटीशन आज तक फेस ही नहीं किया। एक तरफा चुनाव लड़ते आ रहे, क्योंकि आज तक बिहार लेकिन चुनौती वो तो ये कह रहे हैं। एक मिनट सोनाली जी, शायद आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर 25 सीट पर जीत जाती जेडीयू तो आपके नेता ने कहा था चुनाव छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। वो ये कह रहे हैं चुनौती सबसे पहले आपके नेता मैं तो यही कह रही हूँ। मैं इस बात को याद है और पूरे बिहार को ये बात याद है। पर साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर जी ने ये भी कहा था कि जब बिहार में इलेक्शन हो जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे। तो आप इस बात को भी कोट करिए। अगर आप प्रशांत झूठ हो गया ना, और झूठ हो गया ना। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की कौन शपथ लिया था? ये बताइए, चुनाव के बाद लिए थे शपथ क्या दुरुपयोग किया कि प्रशांत किशोर शपथ ले लिए थे? कंडक्ट का मिसयूज किया। उसके बाद अगर आपके पास बहुत सारी सीटें आती है तो ईमानदार से लड़ा गया। अरे मिसयूज नहीं होता है, पहलवान जब चुनाव लड़ने जाता है ना, जब कुश्ती के दांव पर आता है सोनाली जी, तो किसी के दांव को नहीं देखता है। जवाब ये होता है कि राजनीति छोड़ दे, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जिनसे टफ कंपटीशन झेलना बड़ा मुश्किल है। तो इनके सामने अगर कोई भी व्यक्ति मजबूती से खड़ा है, जो मुद्दों की बात करता है, क्योंकि आज तक बीजेपी कभी भी मुद्दों की बात करते आई नहीं है, हमेशा धर्म की बात करते आई है, कभी भी अलग बिना मुद्दे की बात करने से जीत गई है। आप तो मुद्दे की बात करके जनता को बात करेंगे। सुनील सेवक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी चल लेती हूँ। सुनील सेवक जी कब से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाती हूँ जी। सुनील सेवक जी कहिए। सोनाली जी भी इस चीज को समझ रही हैं कि प्रशांत किशोर जी का पास्ट इतना बेकार है ना, इतना सारा मतलब उसमें कंफ्यूजन है कि लोग इनको अभी तक अच्छा मान ही नहीं सके। देखिए, ज्ञान अर्जन कर लेना एक अलग चीज है, बोलना एक अलग चीज है, लेकिन आपका पास्ट जिस तरह से 15-20 वर्षों का रहा है, वो कहीं ना कहीं शंका के घेरे में। जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि ये बोलने में भले माहिर हैं, लेकिन इनकी करनी कुछ और है। इनकी करनी को पिछले 15 वर्षों के लोगों ने खंगाला है, और यही वजह है कि ये जनता की कसौटी पे खड़े नहीं उतरे। ये तो पार्टी की प्रेशर में कैंडिडेट बने हैं, वरना ये कैंडिडेट भी बनना नहीं चाह रहे थे।
अच्छा हुआ कैंडिडेट बन गए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो मंडल स्तर के अध्यक्ष को उतार दिया है। इनको अब समझ में आ जाएगा कि मेरी स्थिति क्या है। ठीक है, सोनाली जी इस पर कुछ कहना चाह रही है? भाजपा कहती है, एक मिनट, जो भाजपा कहती है कि हम अपने बूथ अध्यक्ष को भी अगर हम कैंडिडेट बनाते हैं तो वो मेरे लिए जिताऊ कैंडिडेट होता है, क्योंकि हम कर्मों पर विश्वास करते हैं, गप्पेबाजी पर नहीं। ठीक है, सोनाली आनंद जी कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद मेरा एक सवाल है, उसका जवाब देंगे। कहेंगे सोनाली जी? चलिए, सोनाली जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, उनसे संपर्क करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक सुनील सेवक जी एक और सवाल का आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से आज नामांकन भी हो गए और हमने देखा कि प्रशांत किशोर नामांकन के दौरान काफी आक्रामक नजर आ रहे थे और जिस तरह से वो लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा निशाना साध रहे और कह रहे हैं कि जनता के पास अब यही मुद्दा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पसंद नहीं है और वो कई आपकी नाकामयाबियों को गिनवा रहे हैं। फिलहाल अभी सरकार में आए हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री बने हुए सम्राट चौधरी को काफी कम समय है, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि उनके पास यही मुद्दा है, वो लोगों से जा कर ये अपील कर रहे हैं कि आपके पास यही समय है कि आप प्रशांत किशोर को जिताए। देखिए, ये मुद्दा लेकर प्रशांत किशोर जी 2025 के चुनाव में भी गए थे, जनता को तवज्जो दी क्या? देखिए, एक बात आप समझिए, कथनी और करनी में जब अंतर होगा ना, तो अब बिहार की राजनीतिक रूप से जागृत जनता कहीं कोई आप पर विश्वास नहीं करेगी। कथनी और करनी एक करना रखना पड़ेगा, और जो अभी प्रशांत किशोर के पास नहीं है, इस चीज को जनता समझ रही है। इसलिए प्रशांत किशोर जी, अभी आप थोड़ा और मेहनत कीजिए, जनता का विश्वास पहले जीतिए। अगर जनता का विश्वास आपके ऊपर रहता तो 2025 के बाद 6 महीने में आपके 6 बड़े दिग्गज नेता, बाबी गिरी जैसे लोग इनको छोड़कर हट गए। उदय बाबू जो इनको प्रश्रय दे रहे थे, उन्होंने इनसे तौबा कर ली। तो ये सब चीज बताता है कि ये अहंकारी व्यक्ति हैं। इनके अहंकार के कारण, सुनील सेवक जी उनके पास भी चल लेती हूँ, काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी। बस इनके अहंकार के कारण इनसे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, ना पार्टी के नेता जुड़ पा रहे हैं, न इनके पार्टी कार्यकर्ता जुड़ पा रहे हैं, और न बिहार की जनता जुड़ पा रही है। ठीक, सोनाली जी कहेंगे? जी, अभी बहुत सारी बातें कहेंगी कि कथनी और करनी में अंतर है। सब्सिडी से बात है, जनसुराज के पास करने का भी मौका आया ही नहीं है, तो हमारे कथनी करनी जो अंतर की बात नहीं कर रहे, वो हमारे लिए सूट नहीं करता। ये बेसिकली बीजेपी के लिए सूट करता है, क्योंकि आप 13 साल से सत्ता में है, बिहार में 20 साल से सत्ता में है, और आपने अनेक वादे किए और आपने कभी भी उस वादों को डिलीवर नहीं किया। तो कथनी करनी में जो अंतर है, ये आपकी पार्टी पे सूट करता है ये बातें। और अनेक ऐसे वादे हैं जो आपने बिहार के लिए किया था और आपने बिहार को नहीं दिया। ये जनता सवाल आपसे पूछती है, कौन कौन वादा का भी तो बताइए, कौन कौन वादा किया था जो नहीं दिया, वो वादा का भी तो नाम बताइए। आपने कहा था कि बिहार में नौकरियां दी जाएंगी, बिहार में उद्योग खोले जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, उसकी बात नहीं हुई। आपने उद्योग की बात की थी, बिहार में उद्योग नहीं मिला। कब कहा था कि 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी? आपने पटना यूनिवर्सिटी को बिहार की सरकार ने कब कहा था कि 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी? 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी? कब कहा था 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिया जाएगा? 4 लाख रुपए देने को जानकारी रखा कीजिए, तो बोला कीजिए। दूसरा वादा बोलिए। अनेक वादे हैं। तो बेसिकली कथनी और करनी में एनडीए की सरकार में अंतर है। और वही बात, जब तक भाजपा जैसी पार्टी देश में रहेगा, वो नेता को तोड़ने के काम करते रहे। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि हमारे 3 प्रत्याशी को बीजेपी ने तोड़ा था। तो ये पॉलिटिकल जो चीज है, तो ऐसा आदमी रखिएगा, लेकिन जो तोड़ने वाला तो टूटेगा नहीं। अपने वैल्यूज के साथ काम कर रहे हैं, वो आज भी जनसुराज के साथ है। और अपॉर्चुनिस्ट लोग, अवसरवादी लोग हर जगह होते हैं, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी में जाते रहते हैं, और उन अवसरवादी लोगों को जगह आप जैसी पार्टी देती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज भी जो जनसुराज से इत्तेफाक रखते हैं, जनसुराज की वैल्यूज पे विश्वास रखते हैं, वो आज भी जनसुराज के साथ है।
और दूसरी बात यहाँ पे ये जनता हमारे पास, आप हमारे बैकग्राउंड की बातें कर रहे थे, हमारे थॉट सोनाली जी, प्रोसेस लेकिन को हमने एक और जो सवाल ये भी उठाया। है सोनाली जी, सवाल तो ये है कि जहां भी प्रशांत किशोर जा रहे हैं अपनी रैलियों में या फिर लोगों से मिल रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके पास बस यही मौका है कि सम्राट चौधरी जो काम नहीं कर रहे हैं वो चीजों को गिनाने का और हमें जिताने का, लेकिन ये तमाम मुद्दों को तो नहीं बता रहे हैं वो कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो बांकीपुर में नहीं हुई है। जिस तरह से आप अभी अपनी बातों को रख रहे हैं, प्रशांत किशोर कहीं ऐसे बोलते हुए नजर नहीं आए। जी नहीं, आपने शायद उनको फॉलो नहीं किया है। उन्होंने हर लोकल इश्यूज को उठाया है। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया है कि जब वो पूरे गली में बांकीपुर के घूम रहे हैं तो उन्होंने ये बताया कि 50% से अधिक एरिया अभी भी बांकीपुर का स्लम में कन्वर्टेड है। आज भी नली गली की सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं है, पीने की पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये लोकल मुद्दे हैं जो उन्होंने इस पर बात की, लोकल लोगों से संवाद किया, लोगों ने इस पर हामी भरी है। और उसके अलावा ये एक मैसेज जो ब्रॉडर पिक्चर पे हम देना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली सरकार जिस ढंग से इम्यून हो गई है लोगों को समस्या को ना सुनने के लिए, अगर एक सीट जो उनका गढ़ जिसे वो कहते हैं, बहुत मजबूत सीट जिसे हम मानते हैं भाजपा का, अगर वो उनके हाथ से जाता है, इट मीन्स की जनता बदलाव के लिए तैयार है। और एक सिंबॉलिक मैसेज जाएगा कि आप जिसे अपना बहुत बड़ा गढ़ कहते हैं वो गढ़ अब टूटने लगा, क्योंकि जिस ढंग से भाजपा को पूरा विरोध पूरे देश में विरोध झेलना पड़ रहा है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अरुणाचल हो। ठीक है सोनाली जी, समय की कमी है हमारे पास, एक बार मनोज के पास भी चले। और ये विरोध बिहार में भी नहीं झेलना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ विरोध से सीमित नहीं है, लोग अपना मत भी बदल सकते हैं, ये मैसेज जाएगा। देखिए कहावत है, माइक्रो से लेकर माइक्रो तक बातें कहेंगे। मिथिलांचल से हम लोग आते हैं कि की करे छी गप लिया हवे के हवे। यही प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को जिता दिए थे पिछला बार। इस बार नानी क्यों मरने लगी सब लोगों की? इसीलिए बोलने दीजिए, बतियाने दीजिए। अच्छी बात है ख्वाब देखना, ख्वाब देखते रहे, लेकिन चुनावी मुद्दे जो उनके ये है उसमें ये बात कही जा रही है कि कोई विकास कार्य हुए नहीं है ना, और आपके भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। अगर मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ, तो यही जीत का पैमाना न है। अभी भी ये चीज तो प्रशांत किशोर जी पिछले चुनाव भी चिल्ला रहे थे कि बिहार में विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्या मिला इनको? जनता वैसे भी खारिज कर दे और जनता इस बार भी इनको खारिज कर देगी। हमारा एक मंडल का कार्यकर्ता सवा शेर है प्रशांत किशोर पर। 3 अगस्त को फिर आपके साथ बैठेंगे और मैं तो चुनाव जीतता हूँ प्रशांत किशोर को। होने के बावजूद भी अगर उनको है हिम्मत तो घोषणा करें कि बांकीपुर से हम नहीं जीतेंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। जदयू को 25 सीट पर तो नहीं छोड़, यही घोषणा कर दे, तब ना हम समझे कि हमारे प्रशांत किशोर अच्छे आदमी है। ठीक है, बस सुनील सेवक जी से उनकी प्रतिक्रिया भी ले लूंगी, समय की कमी हमारे पास। सुनील सेवक जी कहेंगे कि जिस तरह से अब ये चुनावी मुद्दे प्रशांत किशोर के सामने आए, सोनाली आनंद जी भी कह रही है कि विकास नहीं हो पाया उस क्षेत्र में लंबे समय से, भले ही भाजपा की सरकार रही हो, भाजपा के विधायक रहे हो वहां से, लेकिन वो काम नहीं हो पाया जो अब प्रशांत किशोर दिलाएंगे वहां की जनता को। देखिए सोनाली जी, इसका मतलब बिहार की जनता की राजनीतिक जागृति का ख्याल नहीं रखती है। भाई बिहार की जनता राजनीति बहुत जागृत, इसको आप समझिए सोनाली जी। अगर कोई 20 बरस से लगातार विधायक है तो वो अपने कर्मों के आधार पे होता है। बिहार की जनता इतनी बुड़बक नहीं है कि बिना कर्म के उसको जिता देगी। आप खुद देख रही हैं कि प्रशांत किशोर जी एक चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन उनका जो क्रियाकलाप है पिछले 15 वर्षों का, उस पर ही जनता घेर रही है। मुद्दा बनाया उसके बारे में क्या कहेंगे? भूत पर मतलब पिछला ही गड़बड़ है, उस पर जनता क्या विश्वास करेगी? अभी उनको कहिए आप कि 10 बरस तक और जनता का विश्वास जीते, अच्छे कर्म करें, अपने करनी और कथनी में समानता लाएं, तब कहीं जाकर बिहार की जनता उनको स्वीकार करने की मूड में आएगी। ठीक है सोनाली जी, कम शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे, समय की कमी हमारे पास। मैं बस अंत में ये कहना चाहूंगी कि
अभी भी आपने चाहे एनडीए के प्रवक्ताओं को सुना, इनके पास आज भी उन्होंने क्या विकास कार्य किया है बाकी ग्रुप में या बिहार में, वो कहीं भी उसकी गिनती नहीं करवा पा रहे। ये तो चुनाव बता दिया ना कि क्या विकास कार्य है। विकास काम था तब जनता जिता दी, और आप चिल्लाते रह गए, लोगों को बुर्बक बनाते रह गए, लोग लात मार के फेंक दिया हर जगह पर। कैसे बोल रही है भाई, पैमाना जनता होगा कि आप पैमाना होंगे यार। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल ये नाक की लड़ाई नजर आ रही है, चाहे एनडीए हो चाहे जनसुराज पार्टी हो, आपके लिए नाक की लड़ाई नजर आ रही है। पर फिलहाल अब देखना होगा कि बांकीपुर की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का। तो देख सकते हैं अब ये तय होगा कि बांकीपुर का रण कौन जीतता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि अब ये नाक की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ एनडीए की तरफ से लंबे समय से वहां पर विधायक थे और अब प्रशांत किशोर खुद पहली बार इस चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तो देखना होगा बांकीपुर की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।